Hello everyone. Now, as you all know, that the new session has been started, and in this new session, in the subject of political science, we are going to have 4 units, as I have discussed before, and I told you that especially I'm dealing with the syllabus designed by the Guru Gobind Singh Indraprasth University, and this political science paper is we are going to study in the law subject. तो आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि BA LLB में हम थर्ड सेमेस्टर में ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं. ये थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस पेपर है, और ये थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. और फर्स्ट यूनिट में हम आज लेकर डिस्कशन शुरू कर रहे हैं. फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी. सो जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन कॉइन्ड बाय द फिलोसोफर नेम हेरोडोटस. ये हेरोडोटस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. As you all know, as you all might be remembering this, that Aristotle is known as the father of political science. तो जिस तरह से एरिस्टोटल इज नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री रिगार्ड किए जाते हैं. और ये जो डेमोक्रेसी का वर्ड है, इसकी कॉइनिंग यानी ये डेमोक्रेसी वर्ड किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था. ये डेमोक्रेसी वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि हेरोडोटस खुद भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे. और ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, वो 2 वर्ड से बना है. डेमोज, जिसका मतलब होता है पीपल, और कराटोज, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट. तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 वर्ड्स डेमोज एंड कराटोज, विच मीन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. क्लियर है? नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस in this slide only, in the second paragraph, you can see here that it is written that democracy is a form of government in which supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly. Further, जब हम democracy पढ़ेंगे, then we will come to know that democracy is also of 2 different types. लेकिन जो मेन क्रक्स है डेमोक्रेसी का, जो मेन फोकस पॉइंट है, इज दैट कि इसमें जो पीपल होते हैं, दे आर द सुप्रीम अथॉरिटी, दे आर द सुप्रीम पावरफुल. और ये पीपल ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे गवर्नमेंट को डील करते हैं, हैंडल करते हैं. इसी का टर्म है डेमोक्रेसी. और ये कई बार डायरेक्टली करते हैं, कई बार इनडायरेक्टली करते हैं. तो कैसे डायरेक्टली होता है, कैसे इनडायरेक्टली होता है, वील फर्दर स्टडी इन द डिटेल. यू माइट बी वेरी मच अवेयर, जो एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का, जिसे यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दिया था. ये बहुत कन्फाइंड है, बहुत कंसाइज है, लेकिन इट इज़ वेरी 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 एक्यूरेट टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द डेमोक्रेसी. इसमें क्या लिखा है? दैट डेमोक्रेसी इज democracy is a form of government in which it is of the people, by the people, for the people. यानी of the people यानी लोगों के लिए है, by the people यानी लोगों ने मिलके इसे बनाया है, for the people और किसके लिए है? लोगों के बेटरमेंट के लिए ही है. लेकिन ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. It is written in the last line that democracy is far the most challenging form of government, both for politicians as well as for the people. देखो, ऐसे तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो सब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने गवर्नमेंट को रन करने में. लेकिन डेमोक्रेसी जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अभी क्या हुआ था राजस्थान में, जैसे सचिन पायलट ने अपना कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, अपने MLAs को ले रहे थे. तो ऐसे में क्या होगा? मतलब हर बार अनसर्टेनिटी होती है, हर बार आपको बहुत कॉन्शियसनेस होना पड़ता है. जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, उस तरह से दोबारा राजस्थान में ना हो. मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? जो शिंदे उन्होंने अपने MLAs को ले लिया था और जाके BJP में मिल गए थे, तो उनकी सरकार गिर गई थी और वहाँ सरकार चेंज हो गई. तो यानी आपको बहुत अलर्ट, बहुत कॉन्शियस, बहुत इनसिक्योर वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल एज फॉर द पीपल को भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है. उनके लिए भी ये डेमोक्रेटिक, ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पीपल ऑल्सो, बिकॉज दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर. बट ये कई बार चैलेंजिंग होता है पॉलिटिशियन एज वेल एज फॉर द पीपल ऑल्सो.
सो इन द नेक्स्ट स्लाइड एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, डेमोक्रेसी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वी कैन अंडरस्टैंड, डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, यानी फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे मान लो गांव में पंचायत होती है, उसमें क्या होता है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं, वही जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं वहीं पे कोई नया रूल लाना है, नया रेगुलेशन लाना है, नया अपॉइंटमेंट करना है, या फिर किसी का फैसला सुनाना है, कोई केस डिस्कस करना है, वो सब हम सब एक साथ इकट्ठे बैठ कर डिस्कस करते हैं और फिर उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का भी यही मतलब होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ईच पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट कौन कौन थे? रूसो थे, जीन जैकस रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड GDH कोल। देखो अगर आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी याद हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उनके 3 कंपोनेंट्स है, हॉब्स, लॉक्स और रूसो। रूसो का एक बहुत फेमस थ्योरी है जनरल विल। जनरल विल का भी यही मतलब होता है कि जनरली लोगों का क्या राय है, जनरली ऑन अ लम्स हम लोग क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तब सोसाइटी का बेटरमेंट होगा एट द लार्ज। तो जनरल विल के ही ऊपर बेस्ड है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी पीपल का इन्वॉल्वमेंट हो ताकि लोगों का एट लार्ज, एट ग्रेटर एक्सटेंट लोगों का भला हो सके, यही है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो जैसे आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वॉट एवर द न्यू लॉ इज बीइंग फॉर्म्ड, जो भी डिस्कशन करने हैं, डिसमिस करना है किसी ऑफिशियल को, नया अपॉइंटमेंट करना है, या फिर कोई भी ट्रायल है या कोई भी केस डिस्कस करना है, वो सब डायरेक्टली ही होता है। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे जब हमारे CM साहब अरविंद केजरीवाल जब वो रैली करते थे अन्ना हजारे के साथ, तो वो क्या रामलीला मैदान में सबको कहते थे कि हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और जो यूनानिमसली पूरी की पूरी जनता डिसाइड करेगी आई एम गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंगली, वो भी क्या था? एक फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। आज प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ हद तक स्विट्जरलैंड में वी कैन सी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्किंग ओवर देयर, बट इन फैक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी अब वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। कैसे टाइम टेकिंग है? क्योंकि इसमें ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स को अपना राय देना होगा और डिले इन डिसीजन भी हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम टेकिंग है इसलिए डिले इन प्रोसीजर्स, डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, डिले इन वर्क होगा, डिले इन इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसलिए आज के डेट में जहाँ पॉपुलेशन बहुत राइज कर रही है, वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होने का बहुत कम चांसेस होता है। नाउ द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी which is now in implication is indirect democracy. Indirect democracy, जैसा कि you can understand from the name itself, it means that people are not directly involved in the law procedure. People जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं through adult franchisee, through they cast their vote, और उनके वोट के बेसिस पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है? हमारा लॉ मेकिंग बॉडी है। तो ये हम जो लॉज बना रहे हैं उसमें हम डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होके हमने अपने अपने क्षेत्र से, हमने अपने अपने एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइजी, थ्रू द जनरल इलेक्शन वोट कास्ट के थ्रू हम करते हैं, और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव बॉडी में जाकर लॉज बनाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट देयर शुड बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वॉट एवर द लॉ आर रिप्रेजेंटेटर आर फॉर्मिंग फॉर अस, दे कैन इन्फ्रेंज आर राइट्स ऑल्सो। इसका मतलब है कि अगर ये जो रिप्रेजेंटेटर है हमारे, जिसको हमने ही अपॉइंट किया है, इट मे हैपन कि ये रिप्रेजेंटेटर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंसर्न हो जाए, वो हमारे ही राइट्स के आर्बिट्रर हो जाए, इन्फ्रिंज कर दें, हमारे राइट्स के प्रोटेक्टर ना हो। तो इन दैट केस वॉट एवर लॉज एंड रेगुलेशन दे आर गोइंग टू फॉर्म, इट इज गोइंग टू बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द कोर्ट। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स का होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म। Parliamentary and presidential I have discussed earlier also when I was discussing the type of legislature में।
बस यहाँ पे आपको एक बहुत ही समरी वे में मैं समझा दूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो ओवरलैप करती है अपने फंक्शंस में, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो कि आपको यूएसए में दिखता है वो बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन होता है लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बॉडी में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या क्या मेरिट होता है? सबसे बड़ा मेरिट इसका डेमोक्रेसी का ये है कि ये कोऑपरेटिव बॉडी है, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर इन द गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स टू इनलिस्ट देयर सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। हाँ, इसमें जो देखो, हम डेमोक्रेसी में या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। चूंकि हम इन्वॉल्व हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो विलिंगली हमें एक सिंपैथी होगी, एक इमोशनली अटैचमेंट होगा फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। हम चाहेंगे कि हमने जिसे अपॉइंट किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सक्सेसफुल हो सके, इसलिए एक कनेक्शन होता है। इसी वजह से, इसी से एक जुड़ा पॉइंट है कि पेट्रियोटिज्म की फीलिंग्स उस ऐसे कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव फॉर्म ऑफ, हाँ, ये एजुकेट करना पीपल को। देखो, पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हो, लेकिन हो सकता है कि वो डिफरेंट स्ट्रीम्स का हो, वो मेडिकल लाइन का, इंजीनियरिंग लाइन का, किसी भी लाइन्स का हो सकता, साइंस स्ट्रीम का, वो कोई गारंटी, ज्योग्राफी हो सकता है, उसको क्या पड़ी है कि पॉलिटिकली एक्टिव बने। लेकिन अगर उस बंदे को कहा जाए कि यू हैव टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यू हैव टू अपॉइंट योर रिप्रेजेंटेटर, या यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द डिसीजन मेकिंग, तो जब उसको इन्वॉल्व करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्शियस हो जाएगा कि अच्छा, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन हम तो चाहेंगे कि हमारा एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल वेलफेयर हो सके हमारी सोसाइटी का। इसलिए कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन वो एजुकेट करता है, ताकि यंग जनरेशन थोड़ा कॉन्शियस हो सके, थोड़ा सोच सके अपनी कंट्री के बेटरमेंट के लिए। थोड़ा सा मैनिफेस्टो पढ़े हर पॉलिटिशियन का, उनका बैकग्राउंड जाने और डिसाइड कर सके कि कौन बेटर कैंडिडेट होगा। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को बहुत इन्हांस करता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो अपने गवर्नमेंट मेकिंग में। फोर्थ वन इज इट हेल्प्स टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड इनेबल चेंजेस टू टेक प्लेस इन पीस। हाँ, पीसफुल मैनर में कोई चेंजेस आ सकता है। जैसे हमें मान लो कि हम कोई लॉ हमें पसंद नहीं है, या हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम अपने अपने राय रख सकते हैं। वो बिल्कुल अर्बाइट्रेट नहीं होंगे। जैसे अभी क्या हो रहा है हांगकांग में, वो अपनी सरकार से दे आर नॉट अग्रीइंग वॉट एवर द अथॉरिटी इज डूइंग, एंड इन दैट कंडीशन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वहाँ पे अथॉरिटेटिव है, टोटलिटेरियनिज्म है। इस केसेस में वो एजिटेशन, वो अपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, और अगर बोलते हैं तो उनको बहुत ही ब्रूटली उसको क्रश करने की भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इफ देयर इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड लास्ट इज इट इंश्योर्ड पीपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंसाइंस, असेंबली एंड एक्शन। ये सब पॉसिबल है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तभी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपकी एक एक वोट की बहुत अहमियत है, और एक एक वोट की इम्पोर्टेंस को अगर है इम्पोर्टेंस, तो एक एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी, उसकी फ्रीडम की भी इम्पोर्टेंस, की भी सिक्योरिटी, एश्योरिटी, सब कुछ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉसिबल है। इट गारंटीज लिबर्टी, इक्वालिटी। सिमिलर पॉइंट है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, असेंबली, एक्शन। सिमिलरली लिबर्टी एंड इक्वालिटी भी एक मिनट, ओके, डीमेरिट्स, हाँ, अश्योर होता है डेमोक्रेसी में। डीमेरिट्स, तो सबसे पहला डीमेरिट्स है, इट समटाइम्स लीड टू स्टैब्लिश द मेजॉरिटी। देखो, सबसे बड़ी बात इसमें मैंने क्या कहा कि हर एक बंदे का एक वोट काउंट होता है, तो ऐसे कंडीशंस में एक वोट काउंट होगा, तो इसमें जो मेजॉरिटी विल होगा वही कंसिडरेशन होगा। जो माइनॉरिटी में होंगे, जो जिन अल्पसंख्यक होंगे, जिनकी तादाद कम होगी, जिनकी एक अलग डिफरेंट सोच होगी, वो कभी अपने फ्रंट सीट पे नहीं आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि सबका वोट का एक ही वैल्यू है। तो ऐसे केसेस में माइनॉरिटी के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनकी बात रखी जाए, ये बहुत कम चांसेस बनते हैं। पार्टी लीडर्स एंड पॉलिटिकल ऑफिसर होल्ड इन गवर्नमेंट कंट्रोल द सिटीजन एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्टी लीडर्स एंड पॉलिटिकल
ऑफिस होल्डर्स इन गवर्नमेंट, ओके, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। क्यों पावर हो जाती है? क्योंकि वो कहा जाता है कि जनमत से आए हैं, यानी वो मैक्सिमम वोट लेके आए हैं, यानी वो बहुत पावरफुल हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जनता उनके साथ है। ऐसे केसेस में करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ऐसे केसेस में उनकी जो करप्शन बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो क्रेडिबिलिटी उनकी एनहांस होने के बजाय वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो मेन पर्पस है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता है। इट डज नॉट इनकरेज इंडिविजुअल टू गिव देयर ओपिनियन, सेम एज टू द फर्स्ट पॉइंट कि इंडिविजुअल को इंकरेजमेंट इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि यहाँ पे वन इंडिविजुअल वन वोट काउंट होता है, और यूनानिमसली जो ज़्यादा मैक्सिमम वोट होगा वही थॉट, वही न्यू व्यू इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे में इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इतना डेवलप करने का मौका नहीं मिलता है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज देखो एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अब जब वोट कास्ट होता है तो कितना ज़्यादा मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि हम इतना बैलेट बॉक्स बनाते हैं, और जगह जगह पे बूथ बनाना पड़ता है, करप्शन की भी बहुत ज़्यादा और वायलेंस की भी बहुत ज़्यादा, वीवीपैट बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इनकॉन्फिडेंस होने लगता है, इनसिक्योरिटी होती है। तो हमें वो अश्योर करने के लिए कि सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है नया सरकार चुनने का, एज कम्पेयर टू द मोनार्की और अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिवेंट करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि ये जो चुनकर आते हैं उनके पास बहुत पावरफुल होते हैं ये। इट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बाय एमिरेट्स एंड लीड टू द डोमिनेशन ऑफ मासेस। द सेम इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज देखो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है कि अगर आपकी मासेस कॉन्शियस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अगर वो विजडम नहीं है, अगर उनके पास अगर उनके पास बहुत वाइड अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिचुएशन की, अगर आपके लोग बहुत ज़्यादा बेसिस हैं कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर, अगर वोट कास्ट करेंगे तो बेटरमेंट ऑफ द नेशन फिर ऐसे केसेस में मुश्किल हो जाता है। तो ये भी डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक, दैट इज फेडरलिज्म। थैंक यू।